आज फॉरगेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे मेमोरी के चैप्टर में। और यहाँ पे टॉपिक में कुछ शुरू करने से पहले एक स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करूँगी मैं। ये स्टोरी है मिस्टर एस के बारे में। मिस्टर एस इनका पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मिस्टर सोलोमन है वैसे इनका पूरा नाम। आप इनकी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। इनका जो केस है वो एक प्रोफेसर थे AR लूरिया, वो इनके ऊपर स्टडी कर रहे थे मिस्टर एस के ऊपर। एक्चुअली इनका केस क्या है कि इनकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इनकी एबिलिटी टू रिमेंबर इतनी अच्छी थी कि इनको अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस की वो सब याद थी। जैसे हमने ऊपर शुरू करने से पहले चैप्टर ब्रैड विलियम्स की भी बात की थी, उनको ह्यूमन गूगल भी बोलते थे कि उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनको ऑलमोस्ट अपने सारे इवेंट्स लाइफ के याद थे। सेम ऐसे ही इनका भी केस था मिस्टर एस का। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रैड विलियम्स थे उनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई हर चीज़ याद करके नॉर्मल लाइफ जीने में। लेकिन जो मिस्टर एस थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी अपनी लाइफ में हर चीज़ याद रखने की वजह से, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो चीज़ें उनके काम की नहीं थी वो उसको भी अपने माइंड से निकलवा नहीं पाते थे। तो नॉर्मली क्या होता है, हमें वो चीज़ें याद रहती है जो हम रखना चाहते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, या फिर जो इमोशनली हमसे अटैच होती है वो चीज़ें हमें याद होती हैं। बाकी चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है, हम भूल जाते हैं। अब मिस्टर एस के साथ केस क्या था कि ये कोई चीज़ भूल नहीं पाते थे, छोटी से छोटी डिटेल भी जो इनके मतलब की भी नहीं है, कोई चीज़ उन्होंने सुनी देखी। अब क्या था, बहुत ओवरलोडिंग हो गया था मेमोरी में और बहुत ज़्यादा मतलब उनको कोई, आप सोचो ना खुद ही, आपकी कैबिनेट में फाइल्स भरी हुई है बहुत सारी, आपको अपनी इंपॉर्टेंट फाइल कैसे मिलेगी जिसमें सारी बेकार फाइलें भी भरी है, अच्छी फाइल जितनी फाइल्स आ रही हैं रोज बढ़ती जा रही है। आप पुरानी फाइलें निकाल के सॉर्ट आउट करके हटा नहीं रहे हो ताकि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट फाइलें रखो। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जब इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए होगी तो आप उलझ जाओगे उसी में। आपको याद होगा लेकिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइल को। तो वही चीज़ हो रही थी मिस्टर एस के साथ। इनको निमोनिस्ट भी बोलते थे, फेमस निमोनिस्ट बोलते थे इनको। निमोनिस्ट क्या होता है, इज अ मेमोरी एक्सपर्ट, someone with exceptional memory ability। तो जैसे उनको बुलाते थे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए, उनको नंबर बोलते थे, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स देते थे वो बोल के सुना देते थे। बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, फिर वो उसको बता देते थे कि क्या क्या उन्होंने सुना। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि ही वॉज अनेबल टू फॉरगेट द लिस्ट। पुरानी लिस्ट को भूल नहीं पाते थे, जो कि उनके लिए उस टाइम ज़रूरी नहीं है। सब कुछ ऐड होता जाता था, कुछ भी चीज़ें उसमें माइंड से डिलीट नहीं हो रही थी, हट नहीं रही थी, जो नहीं चाहिए थी वो भी नहीं हट रही थी। पूरा माइंड उनका फ्लड हो गया था इन्फॉर्मेशन से। अब ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट चीज़ सोचने के लिए बहुत ज़्यादा वो अपने पूरे माइंड को बहुत ज़्यादा ओवर वो करना पड़ता था, ओवरहॉलिंग टाइप का। तो उन्होंने एक तरीका यहाँ पे निकाला था कि पुरानी चीज़ें कैसे भूली जा सकती है। वो जैसे हम लोग पेपर पे कोई चीज़ क्यों लिखते हैं, ताकि हम उसको याद रख सकें, ताकि वो हमें भूल ना जाए, तो हम डायरी में नोट करते हैं। ये उल्टा करते थे, ये डायरी में लिख के उस पेपर को जला देते थे। डायरी में लिख दिया मतलब उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली तो ये ठीक सोचते थे कि अगर हमने कोई चीज़ लिख दी है तो उसको याद रखने की ज़रूरत थोड़ी ना है, वो तो लिखी हुई है, कभी भी रेफर हो जाएगी। तो वो उसको लिख देते थे डायरी में और उसको जला देते थे ताकि वो चीज़ उनसे माइंड से निकल जाए। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी का बताने का मतलब ये है कि फॉरगेटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जितना रिमेम्बरिंग है। चीज़ों को भूलना भी उतना ज़रूरी है जितना याद रखना। अब आगे चलते हैं। एबिंगहॉस, हरमन एबिंगहॉस ने इस चीज़ के ऊपर बात की थी जिसको उन्होंने नाम दिया था फॉरगेटिंग कर्व। ये रिसर्च की थी इन्होंने फॉरगेटिंग के ऊपर, और इसके लिए इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए थे जिनको ये बोलते थे नॉनसेंस सिलेबल्स। नॉनसेंस मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इस तरह के वर्ड्स बनाए थे। 3 कॉन्सोनेंट्स या 2 कॉन्सोनेंट 1 वॉवल लेके ऐसे इस तरह के वर्ड जिनका कोई मतलब ना हो किसी के लिए, क्योंकि मतलब वाले वर्ड तो याद करने ईजी हो जाते हैं ना। अगर गेट लिखा है या कैट लिखा है तो वो तो याद करना आसान है, क्योंकि हमें उसका मीनिंग पता है, हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट है स्टोर। लेकिन अगर जब हमें किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, हमने कभी वो चीज़ देखी नहीं है, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने इस तरह की एक लिस्ट बनाई थी और
उस लिस्ट के थ्रू इन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि कितनी देर तक कोई याद कर सकता है किसी चीज़ को जो उसके लिए अनफेमिलियर हो, जिसका कोई सेंस ना हो. So he created several lists of nonsense syllables, pronounceable but meaningless. He memorized a list, waited a specific amount of time, and then tried to retrieve the list, graphing his result each time. वो खुद ही इन चीज़ों को याद करते थे, थोड़ी देर वेट करते थे, फिर उसको याद वापिस से रिट्रीव करने की कोशिश करते थे, फिर मेमोराइज करते थे, फिर वेट करते थे, फिर उसको बाद में याद करने की कोशिश करते थे. इस तरीके से उन्होंने बहुत बार करा एक्सपेरिमेंट अलग अलग लिस्ट के साथ. और फाइनली उन्होंने एक कर्व बनाया, एक ये कंक्लूजन कर्व बनाया कि इस तरीके से हमें चीज़ें भूलती है, जिसको इन्होंने नाम दिया कर्व ऑफ फॉरगेटिंग. इस कर्व को आप ध्यान से देखो तो ये टाइम है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ठीक है. और ये परसेंटेज रिमेम्बर्ड है, कितना याद रहता है. तो यहाँ पे इतना 40% याद है शुरुआत में, दूसरे दिन यहाँ पे थोड़ा सा और कम है. ये देख रहे हो धीरे धीरे फॉरगेट होता जा रहा है, परसेंटेज कम होती जा रही है. इमीडिएट रिकॉल मतलब सडनली एक सारा याद आ गया. फिर 20 मिनट में बाद कितना याद रहा, 60% याद रहा. 1 घंटे बाद 40% याद रहा. तो इस तरीके से ये कर्व इन्होंने बनाया है. द ग्राफ क्लियरली शोज दैट फॉरगेटिंग हैपन्स क्विकली within the first hour after learning the list and then tapers off gradually. कि फॉरगेटिंग पहले घंटे में बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी. ये पहला घंटा है, समझ लो ये पहले दिन का पहला घंटा है. यहाँ पे इन्होंने डेज लिखे हैं, आवर्स भी लिखे हैं, तो हम इसको फर्स्ट आवर यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ तक ये वाला पहला घंटा है जहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है. तो इसमें लिखा है कि देखो फॉरगेटिंग कितनी जल्दी होती है. पहले घंटे में कितना कम, 100 से सीधा ये पहुंच गया 40 के आसपास. तो पहले घंटे में इतनी जल्दी फॉरगेट हुआ, ठीक है, फॉरगेट हो रहा है ना नीचे की तरफ. इन अदर वर्ड्स फॉरगेटिंग इज ग्रेटेस्ट जस्ट आफ्टर लर्निंग. मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि जब हम लर्न करते हैं ना उसके सडनली बाद फॉरगेटिंग सबसे ज़्यादा होती है. This curve can be applied to other type of information as well. Although meaningful material is forgotten much more slowly and much less completely, the pattern obtained when testing, चाहे वो कह रहे हैं चाहे वो information meaningful हो चाहे वो nonsense information हो, पैटर्न यही फॉलो होता है कि स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ आप करते हो तो आपको जल्दी भूलती है, लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे आप उसको डेली रिवाइज करते हो तो आपका वो भूलने का जो कर्व है वो स्टेबल हो जाता है. तो ये इनकी कर्व ऑफ फॉरगेटिंग बोल रही है कि स्टार्टिंग में 1 घंटा आपको याद नहीं होता. जब आप कोई चीज़ याद करना शुरू करते हो तो आप देखते हो ना आपको स्टार्टिंग में कोई चीज़ याद नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हो जाती है. तो मतलब ये यही सिंपल सी बात कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है? एबिंगहॉस ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी ना तो उस इन्फॉर्मेशन को आप क्रैम मत करो अपने माइंड में, मतलब भरो मत उसको अपने माइंड में. उसको आप ब्रेक दे दे के, स्पेस दे दे के करो, स्पेसिंग दे के करो. डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक दे दे के करोगे, तब आपको ज़्यादा याद होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग योर साइकोलॉजी मटीरियल फॉर 3 hours may make you feel that you have done something really hard work. Unfortunately, you won't remember as much of what you have studied as you would if you have had shorter study times of 30 minutes to an hour followed by short breaks. सिंपल सी बात बोल रहे हैं ये. डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क का प्रैक्टिस का मतलब है एकदम से मास प्रैक्टिस मत करो कि 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लिया और आपने सोचा कि आपने तो 3 घंटे पढ़ाई की है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा उस टाइम पे. उससे बेटर अगर आप उसको 30 मिनट्स की ब्रेक दे दे के करोगे उस चीज़ को तो आपको ज़्यादा याद रहेगा. तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली में भी हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को नोटिस करते हैं कि शुरुआत में हमें चीज़ें जल्दी भूलती हैं, फिर धीरे धीरे हमें याद होना शुरू हो जाता है. जब कोई चीज़ हम बहुत सारी एक साथ याद कर लेते हैं तो वो याद नहीं होती, जिसको हम ब्रेक दे दे के करते हैं वो याद हो जाती है.
आगे आता है एनकोडिंग फेलियर। एनकोडिंग फेलियर का मतलब है कई बार हमें चीज़ें इसलिए भूल जाती है क्योंकि हम उनको ध्यान ही नहीं देते, हम उनको एनकोड ही नहीं करते। पहला प्रोसेस क्या है, एनकोड करना। तो जब हमने कोई चीज़ एनकोड ही नहीं करी, सुनी ही नहीं, हमने उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं दी, तो वो एनकोड ही नहीं हुआ हमारे माइंड में, उसको बोल दिया एनकोडिंग फेलियर। तो फिर हमें वो चीज़ याद कैसे रहेगी? तो ये होता है एनकोडिंग फेलियर। Researchers develop a test of encoding failure using images of pennies. Look at the figure 6.10, which view of penny is the correct. यहाँ पे इन्होंने कुछ पेनीज दिखाई हुई है कि रिसर्चर्स ने ये चीज़ चेक करी थी उनको पेनीज दिखा के, और उनसे पूछा था कि आप बताओ कौन सी वाली करेक्ट है। तो अब लोगों ने वो चीज़ एनकोड ही नहीं करी है, कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर वो कैसे बताएंगे? तो दिस इज एनकोडिंग फेलियर। हो सकता है हम लोग अपने इंडियन रुपीज़ में भी ये चीज़ें इग्नोर करते हो। अगर कोई सिमिलर तरीके से हमें भी सामने रख के दे दे उसमें कुछ चेंजेस करके, तो क्या पता हम भी उसमें ना पहचान पाए, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसको पढ़ते नहीं है ना। कभी आपने कभी कॉइन को ढंग से कोशिश करिए कि आप उसको पढ़ो, एक एक डिटेल, कहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। या आप नोट, जो नोट्स होते हैं, जो हमारे वो जो रुपए होते हैं, नोट होते हैं, उसको आप ध्यान से देखो क्या चीज़ है। तो ये एनकोडिंग फेलियर है। फिर आता है मेमोरी ट्रेस डिके थ्योरी। तो मेमोरी ट्रेस डिके थ्योरी ये बोलते हैं कि मेमोरी ट्रेस इज सम फिजिकल चेंज इन द ब्रेन, परहैप्स इन द न्यूरॉन और इन द एक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स व्हिच अकर्स व्हेन अ मेमोरी इज फॉर्म्ड। पहली चीज़ तो ये बोल रहा है कि जब कोई मेमोरी बनती है तो हमारे न्यूरॉन में चेंजेस होते हैं, हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं, ठीक है। ओवर टाइम इफ दीज ट्रेसेस आर नॉट यूज दे में डिके, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो डिके होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, फेडिंग इनटू नथिंग, और ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलर सी बात है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है ग्रास का, जब किसी ग्राउंड में किसी ग्रास के ऊपर लोग बार बार चलते हैं तो एक उसमें पाथ सा बन जाता है ना, उसमें अलग से नजर आता है कि यहाँ से लोग चल के गए हैं, उसमें पाथ बन जाता है, घास जो है वहाँ की वो मुड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है, आपको दिख जाता है कि यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं या लोग चल के जाते हैं, रास्ता सा बन जाता है। लेकिन अगर उसमें चलना लोग छोड़ दें थोड़े दिनों के लिए तो वापस उसमें ग्रास उग जाएगी, वो रास्ता खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से मेमोरी ट्रेस की थ्योरी है, जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते वो चीज़ खत्म हो जाती है, उड़ जाती है आपके माइंड से। Information that is not brought to attention in sensory memory or continuously rehearsed in STM will fade away। जो चीज़ आप कभी याद करने की कोशिश नहीं करते या जो चीज़ आप रिहर्स नहीं करते हो वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी से गायब हो जाती है। तो LTM में इस चीज़ को बोलते हैं डीयूज। डीयूज मतलब यूज ही नहीं किया। तो एक फ्रेज है यूज इट और लूज इट, या तो यूज करो या उसको खो दो, तो ये वो चीज़ है डीयूज, जब LTM के लिए बात करते हैं। फिर फॉरगेटिंग के अंदर एक थ्योरी है इंटरफेरेंस थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी भी इंपॉर्टेंट थी, फॉरगेटिंग का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी ये बोलती है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरफेयर करती है हमको कोई याद करने में। जैसे यहाँ पे पहले आप ये डायग्राम देख लो, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। आप पहले फ्रेंच पढ़ के आए, फ्रेंच की क्लास में बैठे थे, आपने फ्रेंच पढ़ी, फिर आप स्पेनिश की क्लास में बैठे, आपने स्पेनिश पढ़ी, फिर आपका टेस्ट हुआ, तो अब आपको किस चीज़ को याद करने में दिक्कत आएगी? फ्रेंच का टेस्ट, स्पेनिश का टेस्ट देने में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपने पहले फ्रेंच याद किया था तो आपको उस चीज़ से बार बार कन्फ्यूजन होगी। तो हो गया प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव में क्या है? आपने पहले फ्रेंच पढ़ी, फिर आपने स्पेनिश पढ़ी, फिर आपका फ्रेंच का टेस्ट हुआ तो बाद में आपने स्पेनिश पढ़ी थी, उस वजह से आपको पहली चीज़ याद करने में मुश्किल होगी। तो जब दो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं तो उसमें से पहली या बाद में जो चीज़ पढ़ी है, या तो पहली या बाद वाली, उन दोनों में से किसी एक चीज़ को याद करने में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपने दो चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ ली, तो उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब थ्योरी देख लेते हैं।
Possible explanation of LTM forgetting is that although most long-term memories may be stored more or less permanently in the brain, those memory may not always be accessible to attempted retrieval because other information interferes. तो इंटरफेरेंस थ्योरी सिंपल सी बात कह रही है कि दूसरी इंफॉर्मेशन इंटरफेयर करने जब लग जाती है तो उस चीज़ को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके माइंड में स्टोर्ड है, आपको समझ आ गई, आपके एलटीएम में स्टोर भी हो गई, लेकिन जब आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो तो जो नई इन्फॉर्मेशन आपने याद की है उससे कन्फ्यूजन हो रही है आपको, क्योंकि उसमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ चीज़ें सेम है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है। The can of paint that Philip wants may very well be on some shelf in the storeroom, but there is so much other junk in its way that we can't see it and can't get to it. In the case of LTM, interface can come from two different directions. अब इसके दो जो types हैं वो देख लेते हैं। Proactive interference. Have you ever switched from a driving car with a gear shift on a wheel to one gear shift on a floor of the car? If the answer is yes, you probably found that you had some trouble when you first got into the new car. You may have grabbed at the wheel instead of reaching to the gear shift on the floor. The reason you reached the gear shift in the old place is called proactive interference. The tendency for older or previously learned material to interfere with the learning of new material. तो पुरानी याद की हुई चीज़ नई याद की हुई चीज़ में इंटरफेयर करने लग जाए तो उसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है कि सपोज आप पहले कार चला रहे थे जिसका गियर जो था वो व्हील की तरफ था, व्हील के पास था, फिर आपने दूसरी कार चलानी शुरू करी, काफ़ी सालों तक आपने एक कार चलाई, फिर आपने चेंज करी, अपनी कार नई खरीदी, उसमें जो गियर शिफ्ट था वो फ्लोर की साइड था, लेकिन आपका हाथ बार बार व्हील की तरफ की साइड जा रहा था। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी याद करी हुई चीज़ बार बार आपका हाथ वहाँ पहुँचा देती है। ऐसे हमारे साथ मोबाइल फ़ोन्स में बहुत होता है कि आपके मोबाइल में अगर बैक साइड पे फिंगर स्कैनिंग होता है और आपने अपना मोबाइल चेंज किया है जिसमें फ्रंट साइड पे फिंगर स्कैनिंग है, तो आपका हाथ पहले पीछे की साइड जाता है, फिर आपको याद आता है कि स्कैनिंग तो आगे से है इसमें। उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कि पुरानी याद करी हुई चीज़ नई याद करी हुई चीज़ में इंटरफेयर करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। एक और एग्जाम्पल है कि when someone gets a new call phone number, people in the situation often fail to remember the old phone number, और हम जैसे नंबर बदलते हैं तो हमें पहले पुराना नंबर याद आता है, फिर एकदम से ध्यान आता है कि नंबर चेंज हो गया, नया बताना। तो बहुत ऐसी कॉमन सी चीज़ें होती है डेली हमारे साथ। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में उल्टा होता है कि जो नई चीज़ हम सीख रहे हैं ना वो पुराने वाले में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। Newer information interfere with the retrieval of older information. How might cases यहाँ पे कुछ उन्होंने लिखे हैं, बोला है कि जैसे समझ लो moving from United States to England where people drive on left, जैसे आप US to UK शिफ्ट होते हैं, इंग्लैंड जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या है कि यूएस में जो उनकी जो स्टीयरिंग व्हील होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है, इंग्लैंड में इंडिया की तरह राइट साइड पे होती है। तो आपको आदत है लेफ्ट साइड में चलाने की, लेकिन आप नई जगह गए वहाँ राइट साइड पे है, या आपको आदत है राइट पे चलाने की। एज एन इंडियन अगर हमें आदत है राइट साइड पे स्टीयरिंग व्हील चलाने की, यूज़ करने की, यूएस जाते हैं वहाँ पे लेफ्ट पे होती है, तो वहाँ पे हमें कौन सी वाली प्रॉब्लम आएगी? प्रोएक्टिव की रेट्रोएक्टिव? नई चीज़ याद करने में प्रॉब्लम आएगी तो उसको प्रोएक्टिव बोलेंगे। Trying to program your old DVR after having the new one for a year. तो ये कह रहे हैं कि आपने एक नया DVR आपने कोई नया खरीदा था, उसके बाद आप एक पुराने वाले को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो नई चीज़ के बाद पुराने वाले को दोबारा से ठीक करने में अगर नई चीज़ इंटरफेयर कर रही है तो वो हो जाएगी रेट्रोएक्टिव। ये वाली हो जाएगी कि आपने बाद में जो चीज़ सीखी है वो पहले वाले को याद करने में इंटरफेयर कर रही है। मूविंग फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिफरेंट वन, फ्रॉम विंडोज़ टू मैक। जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं जब वो मैक पे आते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं।
लेकिन जब वापस मैक से विंडो में जाते हैं तो फिर दोबारा प्रॉब्लम आती है विंडो चलाने में, तो उसको रेट्रोएक्टिव बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे दोनों थ्योरीज के एग्जांपल, और यहाँ पे रीजंस को इन्होंने समराइज कर दिया है। पहला रीजन है एनकोडिंग फेलियर, जब हम ध्यान नहीं देते किसी चीज़ पे। दूसरा है डीके और डीयूज, जब हमने कोई चीज़ यूज करनी बंद कर दी तो वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। तीसरा है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जब पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन लर्न करने में इंटरफेयर करती है। चौथा है रेट्रोएक्टिव, जब नई इंफॉर्मेशन पुराने वाले में कंफ्यूजन करती है। तो ये फॉरगेटिंग यहाँ पे जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। जो न्यूरो साइंस ऑफ मेमोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।